8 दिसंबर 1989 केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को सत्ता संभाले अभी हफ्ता भी नहीं बीता था। दोपहर करीब 3 बजे नए गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में पहली बार अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे। ठीक उसी वक्त उनकी बेटी रूबिया सईद, जो MBBS का कोर्स पूरा करने के बाद श्रीनगर के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही थी, अपनी ड्यूटी पूरी होने के बाद घर के लिए निकली। एक ट्रांजिट वैन नंबर JFK 677 में सवार होकर जो लाल चौक से श्रीनगर के बाहरी इलाके नौगाम की तरफ जा रही थी। वैन जैसे ही चांदपुरा चौक के पास पहुंची, उसमें सवार 3 लोगों ने बंदूक के दम पर वैन को रोक लिया। उसमें सवार मेडिकल इंटर्न रूबिया सईद को उतारकर किनारे खड़ी नीली रंग की मारुति कार में बैठा लिया। उसके बाद मारुति वैन कहां गई किसी को नहीं पता। इस अपहरण का आरोप लगा अशफाक वानी पर। अशफाक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF से जुड़ा था। वो पहले एक एथलीट हुआ करता था, लेकिन बाद में चरमपंथी बन गया था। कहा गया कि वही गृह मंत्री की बेटी के अपहरण की योजना का मास्टरमाइंड था। अपहरण के पहले उसने मुफ्ती के घर और अस्पताल की रेकी भी की थी। JKLF के नेता दुविधा में थे कि घाटी के लोग अपनी ही एक बेटी के अपहरण को किस तरह से स्वीकार करेंगे। वैसे इस अपहरण कांड में JKLF के यासीन मलिक के भी शामिल होने के आरोप लगे। उन पर विशेष टाडा अदालत में मुकदमा भी चल रहा है। इस अपहरण के बाद ना तो बस के ड्राइवर और ना ही किसी और ने इसके बारे में पुलिस को कुछ बताया। करीब 2 घंटे बाद JKLF के जावेद मीर ने एक लोकल अखबार को फोन करके जानकारी दी कि JKLF ने भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया है। खबर सामने आते ही कोहराम मच गया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति अपनी बेटी की सुरक्षा करने में नाकाम रहा था। दिल्ली से श्रीनगर तक, पुलिस से इंटेलिजेंस तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। शुरू में JKLF की तरफ से रूबिया को छोड़ने के बदले 20 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की गई, लेकिन बाद में इसे कम करके 7 आतंकवादियों की रिहाई की मांग होने लगी। सरकार की तरफ से अंदर खाने कुछ चरमपंथियों को रिहा करने या मिलिट्री एक्शन लेने, दोनों तरह की बातें हवा में तैरने लगी। क्या किया जाए, कैसे सुरक्षित रिहाई हो, सारी कवायद इसी पर चल रही थी। मध्यस्थता के लिए कई चैनल खोले गए। एक चैनल के माध्यम से श्रीनगर के जाने माने डॉक्टर A गुरु को लगाया गया। एक दूसरे चैनल पर पत्रकार जफर मिराज, अब्दुल गनी लोन की बेटी शबनम लोन को और अब्बास अंसारी को लगाया गया। एक तीसरा चैनल भी खोला गया। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोतीलाल भट्ट और एडवोकेट मियां कयूम को जोड़ा गया। इस कवायद में 5 दिन बीत गए। 8 दिसंबर से शुरू हुआ बैठकों का दौर 13 दिसंबर तक पहुंच चुका था। उस दिन सियालकोट में भारत और पाकिस्तान के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच चल रहा था। पहले के तीनों टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुए थे। चौथे टेस्ट के चौथे दिन यानी 13 दिसंबर को भारतीय टीम की हालत पतली थी। हालत इतनी पतली कि हार का खतरा भी मंडराने लगा था, लेकिन उसे टालने की कोशिश में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एक 16 साल का नौजवान सचिन तेंदुलकर लगा था। दोनों पूरा दिन निकाल ले गए और मैच को 5वें दिन खींच लिया। क्रिकेट की दुनिया पहली बार सचिन तेंदुलकर के जीवन से रूबरू हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ भारत में VP सिंह सरकार की जीवट की परीक्षा हो रही थी, क्योंकि अब तक रूबिया सईद अपहरणकर्ताओं के चंगुल में थी। 13 दिसंबर 1989 की सुबह दिल्ली से 2 केंद्रीय मंत्री, विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल और नागरिक उड्डयन मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को श्रीनगर भेजा गया। एक दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला लंदन से श्रीनगर लौटे थे। 13 दिसंबर की सुबह मुख्यमंत्री अब्दुल्ला की मुलाकात दोनों केंद्रीय मंत्रियों से हुई। इस बैठक में रूबिया को रिहा कराने के लिए आतंकवादियों को छोड़ने पर बातें शुरू हुई। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादियों को छोड़ने पर असहमति जताई, लेकिन आखिरकार झुकना पड़ा। 13 दिसंबर की दोपहर होते होते सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया। उसके कुछ ही घंटे बाद यानी अपहरण के 122 घंटे बाद लगभग 7:30 बजे रूबिया को सोनवर स्थित जस्टिस मोतीलाल भट्ट के घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया। VP सिंह सरकार को आखिरकार आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा। उसी रात करीब 12 बजे विशेष विमान से रूबिया सईद को दिल्ली लाया गया। हवाई अड्डे पर तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि एक पिता के रूप में मैं खुश हूं, लेकिन एक नेता के तौर पर मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए थी। उनकी आवाज थरथरा रही थी, चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उधर श्रीनगर में काफी गहमा गहमी थी। लोग उन्माद में सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन ये उन्माद रूबिया की रिहाई के लिए नहीं था, बल्कि रिहा किए गए चरमपंथियों के लिए था। पूरी घाटी में अलगाववाद के नारे गूंजने लगे, हम क्या चाहते आज़ादी, और जो करे खुदा का खौफ वो उठा ले क्लाशनिकोव।
जैसे नारे उस दिन श्रीनगर की सड़कों पर सरेआम लगाए जा रहे थे। इस घटना के समय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक थे वेद मारवाह। उन्होंने बाद में इस पर एक किताब लिखी। किताब का नाम था अनसिविल वॉर्स, द पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया। इसमें इस पर विस्तार से रोशनी डाली गई है। वेद मारवाह के मुताबिक इस मामले पर मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। प्रधानमंत्री VP सिंह ने इस मामले को देखने की जिम्मेदारी वाणिज्य मंत्री अरुण नेहरू को सौंप रखी थी। नेहरू ही पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। मामले से निपटने में सरकार का अप्रोच भी सही नहीं था। अपहरणकर्ताओं से बातचीत से के एक से ज़्यादा चैनल खोल दिए गए थे। सभी चैनल सिर्फ इस कोशिश में लगे थे कि रूबिया सईद की रिहाई उनके चैनल से हो। इसी का फायदा अपहरणकर्ताओं ने उठाया और 5 आतंकवादियों को रिहा कराने में कामयाब रहे। आइए अब इस घटना के मास्टरमाइंड अशफाक वानी और रिहा किए गए आतंकवादियों के बारे में भी जान लेते हैं। अशफाक वानी जो इस पूरे अपहरण कांड का मास्टरमाइंड था, उसे 31 मार्च 1990 को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। बचे हुए 5 चरमपंथियों के नाम भी जान लीजिए। पहला नाम था शेख हमीद, जो कि नवंबर 1992 में एक मुठभेड़ में मारा गया। दूसरा नाम शेर खान, पाक अधिकृत कश्मीर POK का रहने वाला था। 2008 में उसकी मौत संदिग्ध हालात में हुई। तीसरा नाम जावेद अहमद जरगर, उसे बाद में पकड़ लिया गया। उसे किसी अन्य मामले में 12 साल की सजा हुई। चौथा नाम नूर मोहम्मद कलवल, 1991 में पकड़ा गया। उसे किसी अन्य मामले में 12 साल की कैद हुई थी। और पांचवा नाम था अल्ताफ भट्ट का, जो कश्मीर में रहता है, अब पूरी तरह अपने व्यवसाय में लग गया है। रूबिया सईद के अपहरण का केस टाटा के सेक्शन 3 के अंतर्गत श्रीनगर के सदर पुलिस थाने में 8 दिसंबर 1989 को दर्ज किया गया। इस केस के 3 दशक बाद अब जाकर फरवरी 2020 में श्रीनगर की विशेष टाटा अदालत में सुनवाई शुरू हुई है। अब देखना यह है कि मुकदमा कब तक अपने अंजाम तक पहुंच पाता है। आपके लिए कहानी लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। वजह इस घटना की तारीख 8 दिसंबर थी। बाकी ऐसे तमाम किस्सों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।